नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। में सुभाष चौधरी हूं। देश में आने वाले कुछ माह के अंदर ही लोकसभा चुनाव होना संभावित है। कहा जा रहा है कि फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक में लोकसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। आचार संहिता लागू हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश का दौरा कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। भव्य समारोह आयोजित किया गया और उसमें देश के लगभग सभी धर्मों, पंथों, संप्रदायों के प्रमुख मौजूद थे। उन्हें आमंत्रित किया गया था। उसके साथ ही देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील राज्य बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज गति से बदलने लगा था। इस बात के संकेत पिछले 1.5-2 माह से मिल रहे थे कि वहां राजनीतिक वातावरण में हलचल शुरू है। कुछ बड़ी घटना हो सकती है और उसका नतीजा आज स्पष्ट देखने को तब मिला जब बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद गठबंधन के साथ चलाने वाली सरकार का इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और कुछ ही समय बाद एनडीए गठबंधन के साथ उनकी बैठक हुई और उन्होंने राज्यपाल को जाकर फिर दोबारा सरकार गठन का दावा पेश कर दिया। उनके पास एनडीए, हम और जनता दल यू के साथ एक निर्दलीय विधायक सहित सभी विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद थे, जो उन्होंने अपने लिए समर्थन का दावा पेश करते हुए राज्यपाल को सौंपा। और आनन फानन में बिहार के राजभवन में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 9वीं बार सीएम पद की शपथ दिलाई। उनके साथ 8 अन्य विधायक भी शामिल हुए कैबिनेट में, जिन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई। उनमें से भाजपा के प्रमुख नेता, यानी आज ही भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में चयनित किए गए सम्राट चौधरी, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो इससे पहले विधानसभा बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विजय कुमार सिन्हा, और वर्तमान में वो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उनको भी डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि डिप्टी सीएम नाम का कोई पद संविधान में नहीं है, उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 2 व्यक्ति, 2 राजनेता डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके बाद विजय कुमार चौधरी, जो वरिष्ठतम नेता हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के और वर्तमान में मंत्री थे, उन्हें दोबारा फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उसके बाद एक और वरिष्ठतम नेता जनता दल यू के विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको भी कैबिनेट मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। डॉक्टर प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। पिछली बार उनको मंत्री परिषद में शामिल नहीं किया गया था, जब नीतीश कुमार और भाजपा दोनों गठबंधन में चुनाव जीतकर आए थे, सरकार बनाई थी, लेकिन उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। इस बार इनको जगह मिली है। जनता दल यू से एक और नेता श्रवण कुमार को भी आज शपथ दिलाई गई और हम पार्टी, यानी जीतनराम मांझी, जो पूर्व सीएम है बिहार के, उनके दल से भी संतोष कुमार सुमन को आज कैबिनेट बर्थ अलॉट किया गया। उसके बाद एक निर्दलीय विधायक, जिन्होंने इस गठबंधन को समर्थन देना घोषित किया है, सुमित कुमार सिंह, उनको भी आज मंत्रिपरिषद की शपथ दिलाई गई।
ये एक प्रारूप था जिस प्रारूप को लेकर नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार की जनता के सामने हैं उनकी सेवा करने के लिए, यानी बिहार में अपनी 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं पारी खेलने के लिए सामने आ चुके हैं। बहरहाल बात यह उठती है कि आखिर इतनी तेज गति से बदलाव कैसे आ गया और राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तीव्र गति से और ऐसे यू टर्न कैसे मोड़ ले लिया। हम सबको यह पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। हमने अपनी बातचीत शुरू करने के आरंभ में ही ये बातें आपसे साझा की और एक जागरूक मतदाता के रूप में आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव ड्यू है, 2024 आ चुका है। पिछली बार 8 या 9 मार्च के आसपास आचार संहिता की घोषणा की गई थी और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि उसी तारीख के आसपास संभवतः केंद्र में मोदी सरकार चुनाव की घोषणा करा सकती है, यानी चुनाव आयोग के पास इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। ऐसे में अब उनके सामने यक्ष प्रश्न यह है अलग अलग राज्यों को लेकर कि कैसे वो अपना बहुमत, जिस तरह से पिछली बार अपार बहुमत लेकर वापस आए थे सत्ता में, क्या इस बार भी वो उसी दृष्टि से और उसी स्वरूप में फिर केंद्र में सत्तासीन होंगे? ये एक बड़ा सवाल है आम मतदाताओं के सामने भी और जो सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उनके लिए भी, साथ ही जो विपक्ष में अब सत्ता में आसीन होने के लिए आतुर हैं, पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर रहती हुई कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन में, उनके नेतृत्व में बना गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसे कहा जाता है, सभी इस दृष्टि से सोच रहे हैं और उसी दृष्टि से सभी अपना अपना गुना भाग करना शुरू कर दिया है। अपने अपने फॉर्मूलाज भी लागू कर रहे हैं और उन पॉइंट्स को भी वो नॉक करना सभी ने शुरू कर दिया है जहां से उनको फायदा मिलने की संभावना दिखती है। ऐसे में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 40 सीट है लोकसभा की, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है, जहां के मतदाता बड़े जागरूक माने जाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। हालांकि यह तोहमत लगाई जाती है कि बिहार के मतदाता जातिगत राजनीति में उलझे हुए हैं और उसी उलझन में वो अपना निर्णय हर बार चुनाव में सुनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह अपने हित में, वहां के मतदाता अपने हित में सोचते हैं और उसके बाद ही फैसला सुनाते हैं, चाहे वह जातिगत सांचे में हो, सांप्रदायिक सांचे में हो, धार्मिक सांचे में हो, सामाजिक सांचे में हो या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से हो। सवाल उठता है कि ऐसा करे भी क्यों नहीं। मतदाताओं का अपना अधिकार है और उनको जिनके साथ जाने में, जिनको सरकार की चाबी सौंपने में उनका हित दिखता है, उनका लाभ दिखेगा, उसी को जनता को चुनना भी चाहिए। ये उनका अधिकार है, मताधिकार है, उनका ये मौलिक अधिकार है सोचने समझने का, विश्लेषण करने का। तो बिहार की बात हम कर रहे हैं और बिहार में वास्तव में इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि आखिर बिहार में इतनी तेज गति से राजनीतिक बदलाव क्यों देखने को मिले और आज 28 जनवरी 2024 को दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। शपथ ग्रहण दिन सुबह से शाम तक में घटनाक्रम तेज गति से चलता रहा और अंततोगत्वा इसका पटाक्षेप तब हुआ जब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के समर्थन से ही इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश शुरू की थी। इन्होंने ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस
को बाद में, बल्कि उससे पहले उन अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों से, उनकी नेताओं से या फिर कुछ विशेष दलों के मुख्यमंत्रियों से स्वयं जा जाकर उनसे बातचीत की, मिले और इसकी संभावना टटोलने की शुरुआत उन्होंने की थी। कई ऐसे दल भी थे जो कांग्रेस से पूरी तरह विरोध रखते हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार की पहल के बाद ही वो इस गठबंधन में शामिल होने को तैयार हुए थे। और नीतीश कुमार ने लगभग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। इसकी बैठक बिहार में हुई, पटना में हुई, बड़ी गर्मजोशी के साथ हुई। उसके बाद फिर जो बैठकें होनी थी वो हिचकोले खाने लगी। मध्य प्रदेश में बैठक आयोजित करने की बात थी, तब 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई। उनमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य था जहां मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस पार्टी के दावेदार कमलनाथ ने इंडिया गठबंधन की बैठक और उसकी रैली वहां आयोजित करने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा बिना किसी कंसल्टेशन के ही उस बैठक की तिथि स्थगित कर दी, बैठक स्थगित कर दी और मध्य प्रदेश में वह बैठक नहीं हुई। स्थिति यहां तक बनी कि 5 राज्यों के चुनाव घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार अपने को मजबूत करने में और यह प्रदर्शित करने में जुटी रही कि वो इन 5 राज्यों में से कम 4 राज्यों में सत्ता में वापस आ सकती है, सत्ता में बैठ सकती है, सत्ता हासिल कर सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी स्वयं को मजबूत करने में लग गई। उनको इस बात की चिंता तनिक नहीं रही कि जिन क्षेत्रीय दलों ने या नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने अपने राज्य से बाहर कदम रखकर, कदम दर कदम आगे बढ़ाकर और इंडिया गठबंधन को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की और एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन को एक स्वरूप देने की कोशिश की जो कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूत उनके साथ एक कंटेस्ट दे पाए, उसके लिए उन्होंने तैयार किया। इस बात की कांग्रेस को चिंता नहीं थी। यही कारण था कि जब बैठकें नहीं हो रही थी और कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता देख नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो अभी चुनाव में व्यस्त है, उन्होंने कटाक्ष किया था। लेकिन कांग्रेस फिर भी सक्रिय नहीं हुई, अपनी राह वो चलती रही। उन्हें लग रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन चारों में वो सत्ता में काबिज हो सकते हैं। लेकिन चुनाव का परिणाम आने के बाद कुछ और ही बात सामने आई। तेलंगाना में कुछ हालात ऐसे थे जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में बैठ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां कांग्रेस पहले से सत्ता में थी, उनके हाथ से वहां की कुर्सियां चली गई। और मध्य प्रदेश में जहां वो इतना हायतोबा मचाए हुई थी, उन्हें लग रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वो बुरी तरह परास्त करेगी, वहां वो बुरी तरह परास्त हो गई भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद पासा पूरी तरह से पलट गया। बावजूद इसके कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा। नीतीश कुमार लगातार उनको अल्टीमेटम देते रहे। बैठक हुई, उसमें फिर आगे की बात कहकर के कुछ कमेटियां गठित हुई, उन कमेटियों ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उसके बाद फिर बैठक हुई। उस बैठक में दो नेताओं ने ऐसी चाल चल दी जिससे नीतीश कुमार बेहद आहत हो गए। उनमें एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने बैठक में बिना किसी कंसल्टेशन की, बिना किसी आम सहमति के अचानक ही चाल चली। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रस्तुत कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे अरविंद केजरीवाल, जिनका कहा जाता है कि तालमेल ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छा है हाल के दिनों में, अरविंद केजरीवाल ने तत्काल बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के उनके नाम का समर्थन कर दिया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं को उससे वापस लिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अभी नहीं, बहुत सारे नेताओं के साथ कंसल्टेशन इस पर होना चाहिए था। बात यह चल रही थी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए और उसके लिए नीतीश कुमार को सबसे मुफीद नेता माना जा रहा था, लेकिन वहां यह बात नहीं हुई। इस प्रकार की चर्चा सामने है। सूत्र बताते हैं
कि यहां तक बात आई कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात जब उठी तो राहुल गांधी ने ही कहा कि उनके नाम पर ममता बनर्जी सहमत नहीं है और भी कई नेता उनके नाम पर सहमत नहीं है। इसका मतलब था कि कांग्रेस पार्टी साफ हृदय से इस गठबंधन में शामिल नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से अलग कोई और नेता, किसी और दल के नेता इंडिया गठबंधन का संयोजक बने या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने। हालांकि पूरे गठबंधन को जब स्वरूप दिया जा रहा था, उसकी संरचना जब रची जा रही थी, तब से ही यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार ही सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे इस गठबंधन की दृष्टि से। लेकिन कांग्रेस ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और कांग्रेस इससे किनारा करती रही, अपनी राह चलती रही। इस बीच उन्होंने बिना किसी इंडिया गठबंधन के दलों के प्रतिनिधियों के कंसल्टेशन के उन्होंने अपनी एक न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर शुरू कर दी, दूसरा फेज, और मणिपुर से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। कोई कंसल्टेशन नहीं, उन्होंने केवल और केवल उन 100 लोकसभा सीटों को अपने लिए चुना, अपनी यात्रा के लिए चुना, जिन 100 सीटों पर पहले कभी या तो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस जीतकर आती रही है, या फिर नंबर 2 नंबर 3 रही है, जहां वो अब भी इस प्रकार की संभावना देखते हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी फिर जीत सकती है। उन्हीं 100 सीटों को उन्होंने अपनी यात्रा का रूट बनाया, निर्धारित किया। और जब उन रूटों में असम भी है, असम के बाद उनको बिहार, बंगाल, उसके साथ साथ दूसरे अन्य राज्यों में भी आना है। लेकिन उन राज्यों के क्षेत्रीय दल जो कि इस गठबंधन में शामिल थे, उनके नेताओं से इस यात्रा को लेकर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया। मेरा कहना यह है कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। इंडिया गठबंधन का स्वरूप जब उसका प्रारूप सामने आया था, तभी से लेकर यानी आरंभ से ही हृदय साफ नहीं था, जिससे नीतीश कुमार के मन में खटास जो है उसका पारा बढ़ने लगा था, उसका क्रम और तेज होने लगा था। इस बीच राजद, जिसके गठबंधन में जिसके सहयोग से वो बिहार में सरकार चला रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल जिसके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनाए गए थे, उस दल की ओर से भी इन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमले होने लगे थे। और लगातार वहां जो सरकार सामूहिक रूप से काम कर रही थी, चाहे वो नौकरी देने की बात हो या कोई और नीतिगत फैसले लेने की बात हो, उसमें राजद गठबंधन, उसके नेता वो गाहे बगाहे लगातार नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश में जुट गए थे कि ये सब कुछ उनका फैसला है, वही कहते हैं, तभी नीतीश कुमार इस प्रकार का काम कर रहे हैं और वही करवा रहे हैं। 17 सालों में इन्होंने क्यों नहीं किया? यही बात आज तेजस्वी यादव ने जब मीडिया को अपना बयान दिया है, तो इसी बात को उन्होंने दोहराया है कि सब टूरिज्म की जो पॉलिसी हमने लाई, एजुकेशन पॉलिसी हमने लाई, स्पोर्ट्स की पॉलिसी हमने लाई, हमारे कोटे का मंत्री था उसमें। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्रित्व है या फिर जो उनकी नेतृत्व क्षमता है, उस पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। और ऐसा ही एक बड़ा तेज हमला लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर जो 2-3 लगातार 3 ट्वीट किए और उस पर निशाना नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साध दिया। ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे कि नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया कि इस गठबंधन के साथ अब जारी नहीं रहना है। और आपको यह भी बताता चलूं कि इंडिया गठबंधन के दौरान जब नीतीश कुमार को संयोजक या फिर प्रधानमंत्री पद की बात आने वाली थी, इस प्रकार की संभावना जताई जा रही थी, तो उस वक्त भी कहा यह जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का समर्थन नहीं किया, वो चुप बैठे रहे, चुप साधे रहे। यह बात बड़ी नागवार गुजरी नीतीश कुमार को कि आखिर आप मेरे साथ गठबंधन में हैं, हम आपके साथ आपस का विश्वास है और हम दोनों जब एक दूसरे के लिए समर्थन करेंगे तो वहां उस बैठक में इनके नाम का समर्थन लालू यादव ने या फिर तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं किया? यह बात लाजमी है। और इस प्रकार जब आप गठबंधन में हैं तो आप एक दूसरे से इस प्रकार की उम्मीद तो रखेंगे ही। और राजनीति में है तो यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक दृष्टि से जब कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उस गठबंधन में जो कोई शामिल है वो सब एक दूसरे से उम्मीद
करता है और अगर उस उम्मीद पर कोई एक खरा नहीं उतरता है तो संबंध में खरोंच पैदा होता है और वही स्थिति बन गई। बात आती है लोकसभा 2024 की। लोकसभा 2024 के चुनाव की दृष्टि से अगर आप बिहार की स्थिति देखेंगे तो बिहार में जो जातिगत समीकरण है उसको लेकर भी नीतीश कुमार बेहद चिंतित थे, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे तो भाजपा और नीतीश कुमार दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव में गए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी गए थे। तो ऐसे में और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था दोनों का मिलकर, तो लगभग सभी सीटों पर उन्होंने अपनी बढ़त हासिल कर ली थी, जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में नीतीश कुमार को यह चिंता भी सालने लगी थी कि क्या राजद के साथ रहकर वो फिर उनकी पार्टी वो प्रदर्शन कर पाएगी, क्या उतनी सीटें लेकर वो वापस आ पाएंगे लोकसभा में, अपनी जो उपस्थिति है क्या वो मजबूती से दर्ज करा पाएंगे, ये उनके लिए चिंता का विषय था। और यही कारण था कि वो इन सारी चीजों को, जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होने लगे, उनकी नाराजगी कांग्रेस और राजद के साथ बढ़ती चली गई, तो इसी कारण से धीरे धीरे दूरियां भी बढ़ने लगी और उन्होंने यह संभावना टटोलना शुरू कर दिया कि आखिर क्या हम कोई दूसरा रास्ता अपनाएं अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने दल को बचाए रखने के लिए। हालांकि उन पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो सत्ता लोलुप हैं और उसी कारण से उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए एक बार फिर भाजपा का दरवाजा खटखटाया या भाजपा के साथ गठबंधन किया। लेकिन हकीकत यह है कि लोकसभा 2024 में उनके लिए मजबूरी थी कि वो राजद के साथ अगर जाते तो इसमें संभावना बड़ी कम उनको दिख रही थी कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने शायद भाजपा की राह चुन ली और भाजपा नेतृत्व ने भी बहुत अधिक खटास के बावजूद पिछले 1.5 वर्षों में राजद के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार के साथ भाजपा का इक्वेशन अच्छा नहीं रहा है। लगातार भाजपा हमलावर रही है, वहां के नेताओं ने लगातार उनकी नीतियों की खामियों को उजागर किया है और बावजूद इसके इन सारे खटास को एक किनारे रखते हुए भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने का निर्णय लिया और भाजपा नेतृत्व का यह कहना भी है कि जनता की हित में हमने यह फैसला लिया है, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत वहां बिगड़ रही थी, वहां के लोग त्रस्त हो रहे थे। हालांकि ये अलग विषय है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जातिगत जो स्थिति है उस जातिगत स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वहां ईबीसी 36% है, जनरल 15.52% है, ओबीसी 27% है और एससी की बात अगर मैं करूं तो लगभग 17-18%, 19% के आसपास है और एसटी 1.68% है। तो ये जो जातिगत समीकरण वहां है, इन जातिगत समीकरणों के कारण नीतीश कुमार के लिए दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो केवल और केवल 1.6 यानी 2% की राजनीति करते हैं। यानी वो जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं, उनका वोट प्रतिशत कितना है, बहुत कम है। 2% की बात कही जाती है कि 2% की वो राजनीति करते हैं, लेकिन उनको कुल मिलाकर दूसरे जो समाज है जिनके साथ रोटी बेटी का वहां संबंध है, कोयरी है, कुर्मी है, जिसे कुशवाहा भी बोलते हैं, तो उनका आपस में एक संबंध है। अति पिछड़ा वर्ग के स्थापित नेता नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ अन्य उनमें से कुछ और जातियां हैं जिनके नेता पनपने लगे हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो इस बात को लेकर कि क्या वो एकमुश्त नीतीश कुमार को जब समर्थन करते रहे हैं पिछले वर्षों में, क्या इस बार करेंगे या नहीं करेंगे, ये चिंता उनकी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा के लिए भी यह एक चिंता थी और भाजपा ने यह तय किया कि अगर अति पिछड़ा वर्ग को एक मुश्त अपने पाले में लेना है लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से, तो नीतीश कुमार को साथ लाना ही पड़ेगा। संभव है यही कारण है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया और उनके नेतृत्व में सरकार में जाना भी स्वीकार किया। लेकिन इस बार भाजपा थोड़ा कोर्स करेक्शन के साथ आई है। मैं ये बताता चलूं आपको कि इसमें 2 कोर्स करेक्शन हुए हैं। एक कोर्स करेक्शन नीतीश कुमार ने स्वयं किया है, क्योंकि इससे पहले आपको अगर याद हो कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, तब भाजपा और नीतीश कुमार दोनों ही प्री पोल अलायंस यानी गठबंधन में चुनाव में गए थे और वहां की जनता ने इस गठबंधन के
पक्ष में फैसला दिया था, इनको बहुमत दिया था। बावजूद इसके कि राष्ट्रीय जनता दल के को 79 सीट्स थी, लेकिन वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई थी। लेकिन लार्जेस्ट पार्टी का मतलब तब बनता है जब अगर कोई दूसरा प्री पोल अलायंस उनसे बड़ा न हो। लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार दोनों प्री पोल अलायंस में गए थे, यानी चुनाव से पहले गठबंधन था उनका, सरकार में थे और सरकार में रहते हुए ये फिर दोबारा चुनाव में गए थे। तो इसीलिए इस गठबंधन को मौका मिला था सरकार बनाने का। लेकिन बाद में इक्वेशन में खराबियां आई और असंतुलन की स्थिति पैदा हुई और उन्होंने अलग राह चुनकर राजद के साथ वो चले गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल जो करेक्शन है वो उन्होंने किया, अपना कोर्स करेक्शन किया फ्यूचर की दृष्टि से, चाहे वो लोकसभा चुनाव 2024 हो या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 हो। बिहार की दृष्टि से उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। और दूसरा कोर्स करेक्शन की बात मैं कर रहा हूं कि भाजपा ने भी कोर्स करेक्शन किया है इस बार। कि पिछली बार नीतीश कुमार के साथ जो पहले उनके साथ रहते थे सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री, भाजपा की ओर से उन्हें नहीं बनाया गया था। दो उप मुख्यमंत्री वहां बनाए गए थे, एक महिला थी और एक पुरुष मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका आउटपुट अच्छा नहीं था। राजनीतिक समझ की बात है, राजनीतिक इक्वेशन स्थापित करने की बात है और एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी होता है किसी भी सरकार को प्रभावी बनाने के लिए। वो दोनों ही इसमें नाकाम साबित रहे थे। ये भी एक बड़ा कारण था इक्वेशन बिगड़ने का नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में। लेकिन इस बार भाजपा ने बहुत सधी हुई कोशिश की है, सधे हुए कदम उठाए हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने, भाजपा ने इस बार सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया है और साथ साथ विजय कुमार सिन्हा जो भूमिहार समाज से आते हैं, जिसका लगभग 100% समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार हर चुनाव में मिलता रहा है, इसे उनको मजबूत प्रतिनिधित्व देने के लिए, उस समाज को मजबूत संदेश देने की दृष्टि से ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने विजय कुमार सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया। यानी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, 2 अलग अलग समाज से, और उन समाज से जो कि अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा था लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो कोर्स करेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कर दिया है। तीसरा, प्रेम कुमार भी हैं जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इनको भी पिछली बार इसमें शामिल नहीं किया गया था, जबकि ये बहुत अच्छे मंत्री जाने जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, यानी भाजपा के बड़े बहुत विश्वसनीय नेताओं में से माने जाते थे, लेकिन इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। इस बार किया गया है। ये भी एक कोर्स करेक्शन है। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव 2024 का जो अब जो वहां स्थिति होगी वो पूरी तरह से अलग दिखेगी और संभव है कि फिर 2019 वाली कहानी बिहार में भाजपा और जदयू दोनों मिलकर दोहराने जा रही है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि अभी समय है चुनाव में, आने वाले समय में और स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ये मेरा एक विश्लेषण था, मेरा आकलन था। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबकी उम्मीद के अनुसार ये बातें आपके सामने रख सका हूं और मैं ठीक से वहां की स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति को समझा पाया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम कल दोबारा एक और पॉलिटिकल विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।